निखत और मैं उसके बाद झूला झूलने में मगन तो हो गए, लेकिन उस शख्स का वजूद मेरे वहमो गुमान पर छा चुका था। उसकी वो खूबसूरत आंखें, वो बाल, उसका वो कद, उसका पूरा वजूद मेरी आंखों में समा चुका था। न जाने क्यों रह रहकर उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने आए जा रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने जहन से ये गुमान झटका और उसके बाद हम घर की ओर निकल गए। घर गए तो अम्मी रोज की तरह चिल्लाने के लिए ही बैठी हुई थी, लेकिन आज उनकी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं उस लड़के के ख्यालों में खोई हुई थी। मैं यही सोच रही थी कि उसकी आंखें कुछ ना कुछ जरूर बयान कर रही थी, या तो वो बहुत सुधरा हुआ है या फिर कई राज उसकी आंखों में गुम है। बहरहाल अम्मी ने चिल्ला कर लिया और उसके बाद मुझसे कहने लगी, कहाँ खोई हुई है तू चांदनी? तेरा जहन आजकल बहुत इधर उधर बटा रहता है, तेरा ध्यान घर में बिल्कुल भी नहीं है। बस तुझे बाहर घूमने का कह दो, घर के कुछ काम वाम सीख, ताकि किसी का घर बसाए तो कम से कम वो हमें ना कोसे। मैंने कहा, अम्मी आप बार बार घर बसाने की बातें ना किया करो, जब बसना होगा बस जाएगा, और आप भी जानती हैं कि मैं घर के सारे कामकाज अच्छे से जानती हूँ। इतना कहकर मैं अंदर कमरे में चली गई और वालिदा परेशान सी वहीं पर खड़ी रह गई। निखत भी उसके घर जा चुकी थी। इतना कुछ होने के बाद भी उस लड़के का वजूद मेरे जहन से अभी तक नहीं गया था। रह रहकर उसकी ही सूरत निगाहों में घूमे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक बार देखने से कोई इतना अपने अंदर तक, इतना वजूद तक कैसे सहर कर सकता है, कैसे वो मेरे वजूद के अंदर समा सकता है, जबकि मैं तो उसे जानती तक नहीं। बहरहाल मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया और रोज के कामों में लग गई। रात को जब काम करके और खाना वाना खा के फ्री हुई तो बिस्तर पर लेटी तो वापस से ख्याल में वही लड़का आने लगा। उस लड़के की वो खूबसूरत आंखें मेरे जहन से अब तक गायब नहीं हुई थी। उसकी आंखें ऐसी थी कि कोई भी उन्हें देखने पर मजबूर हो जाए। उसकी आंखों में वो राज दफन थे जो शायद आज तक मेरे सिवा कोई देख नहीं पाया था। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि उसकी आंखों में कई राज दफन है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी? उसको तो निखत ने भगा दिया था, शायद अब वो कल हमें देखने भी ना आए। देखते हैं कल वो आता है या नहीं। इन्हीं सोचों में गुम मेरी नींद लग गई और सुबह नींद खुली तो अम्मी तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए। मैं उठी, चाय नाश्ता वगैरह किया। अम्मी के जाने का इंतजार बेसब्री से था, क्योंकि आज फिर बगीचे जाना था और आज फिर उस अजनबी शख्स से मुलाकात की मेरे दिल में ख्वाहिश थी, उसे जानने की, उसे पहचानने की, उसके बारे में और तफसील जानने की। अम्मी इधर गई काम पर, इधर मैंने फटाफट खाना रेडी किया और खाना वगैरह खाकर तैयार होकर बैठी थी। आज मैंने खुद को अच्छे से सजाया था, सज संवर कर बैठी थी, क्योंकि कल उस लड़के की नज़र मुझ पर ही थी, इसीलिए आज मेरा सजने का मन हुआ। मैं अच्छे से तैयार हुई और सज संवर कर बैठ गई ताकि निखत आए वैसे ही हम चल दें। निखत का इंतजार करते करते आज मुझे आधा घंटा बीत गया था। निखत अभी तक नहीं आई थी। मुझे आज उस लड़के की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार था, उसे देखने का, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं निखत के घर चली गई, क्योंकि अकेले मेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं था। अम्मी मुझे बहुत चिल्लाती अगर अकेली मैं उस बगीचे में चले जाती। निखत के घर पहुंची तो मैडम तो आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मैंने निखत को आवाज़ दी और निखत को लेकर बाहर निकल आई। मैंने निखत को रास्ते भर चिल्लाया कि तू पागल वागल तो नहीं है, कितनी लापरवाह है तू, हमें बगीचे जाना रहता है रोज इस वक्त, और तू है कि टीवी देख रही है आराम से। निखत बोली, अरे तो बगीचे नहीं आई तो क्या कयामत गुजर गई? तू तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे तेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो मैंने। पागल ही है चांदनी तू सच में। चल अब बगीचे चलते हैं, यहाँ वैसे भी तेरी डांट खाने से अच्छा है बगीचे में जाकर कुछ फल वगैरह खा ले। मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि वो बगीचे जाने के लिए राजी हो जाए। बहरहाल रास्ते भर हम बातें करते करते कब बगीचे पहुंच गए हमको मालूम ही न पड़ा, क्योंकि एक बार निखत और अगर हम बात करना चालू कर दें तो जब तक मंजिल पर ना पहुंच जाएं तब तक हम एक दूसरे से बतियाते ही रहते थे। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मेरी नज़रें आज उस शख्स का ताक्कुब कर रही थी जो हमें कल दिखाई दिया था, जो हमारे पास कल आया था, लेकिन आज वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। निखत बोली, क्या हुआ, तू झूला नहीं झूलेगी क्या? मैंने कहा, मेरा मन नहीं है। निखत बोली, पागल है तू एक नंबर की, कभी कहती है बगीचे चलो और बगीचे में झूला झूलने के बजाय अब कह रही है कि मेरा मन नहीं है। तेरा ध्यान है कहाँ? चांदनी तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, चल मैं तुझे झूला देती हूँ, तू झूला झूल आराम से। उसे झूला देते देते अचानक मेरी नजर कल वाली जगह पर पड़ी तो देखा कि जिसका ताक्कुब मेरी नजरें इतनी देर से कर रही थी वो शख्स तो वहीं मौजूद था, लेकिन आज वो उस सिमत ही थोड़ा करीब खड़ा हुआ था, जिससे उसका चेहरा, उसका रुआब मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसे तके जा रही थी और झूला दिए जा रही थी। अचानक झूले की बजाय मेरा हाथ निखत के सर पर पड़ गया। निखत के सर पर हाथ पड़ना था कि निखत ने तो आसमानी सर पर उठा लिया। कहने लगी, पागल हो गई है तू, तेरा ध्यान किधर है? और उसने मेरी नजरें देख ली थी कि मेरी नजरें उस जानिब है जिस जानिब वो लड़का खड़ा हुआ था। तभी निखत बोली, अच्छा अब मैं समझी तेरी उदासी और तेरी खुशी का राज। रुक जा, अभी इस मुस्टंडे को बताती हूँ कि ये रोज के रोज आकर हमें ताड़ता है ना, अभी इसे ठीक करती हूँ मैं बुलाकर।
मैंने कहा नहीं निखत, कुछ ऐसा मत करो, उसे खड़े रहने दो। मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं कुछ सोच रही थी घर के बारे में और मेरी अम्मी के बारे में। निखत मेरे कहने पर रुक तो गई, लेकिन निखत की नज़र अब मुसलसल उस लड़के पर थी। लड़के ने जैसे ही देखा कि उस पर निखत घुर्राती हुई नज़रों से देख रही है तो लड़का चुपचाप नीची नज़रें करते हुए खामोशी से वहां पर चला गया। लेकिन मुझे उस पर तरस आ रहा था। बेचारा कितना सीधा था कि लड़का होने के बावजूद हम जैसी लड़कियों को कुछ बिना कहे बस रोज बेचारा चला जाया करता था। अगर वो चाहता तो अपनी ताकत के बल पर भी हमें कुछ कह सकता था या कर सकता था, लेकिन वो शरीफ घराने का लग रहा था। मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती, हो ना हो वो किसी अच्छे शरीफ खानदान का था। बहरहाल वो लड़का आज भी चला गया, लेकिन कम से कम मैंने उसे अच्छे से देख तो लिया था कि वो कैसा लड़का है और कैसा दिखता है। आज उसका पूरा चेहरा मेरी आंखों में समाया हुआ था। घर आई तो आज वालिदा चिल्लाई नहीं थी, वालिदा कुछ परेशान सी दिख रही थी। मैंने कहा वालिदा सब ठीक तो है ना? तो वालिदा कहने लगी हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद मैं कमरे में चले गई। उसके बाद रोजमर्रा जिंदगी के जो कामकाज होते हैं वो कामकाज किए। रात को जब खाने का वक्त हुआ तो वालिदा आवाज देने लगी, लेकिन मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। तो वालिदा कमरे में आ गई, वो भी परेशान थी और मुझे परेशानी भरी नजरों से देखने लगी। कहने लगी चांदी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, भूख क्यों नहीं लग रही तुझे? मैंने कहा वो निखत कुछ ले आई थी टिफिन में आज रखकर उसके घर से नाश्ता वगैरह, तो मैंने वो खा लिया था, इसी वजह से मुझे भूख नहीं है। अम्मी आप खाना खा लीजिए और सो जाइए, मुझे भूख लगेगी तो मैं उठकर खुद ले लूंगी। अम्मी ने मेरे जवाब सुनकर तसल्ली पाई और आगे कमरे में चले गई। उसके बाद मैं बिस्तर पर लेटी लेटी सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी। उसकी वो पुरस्कार शख्सियत, उसका वो रूहानी चेहरा, उसकी वो झील सी आंखें मुझे बार बार उसकी तरफ ही मुतवज्जा किए जा रही थी। मन कर रहा था कि अभी बगीचे जाऊं और उससे जाकर बात करूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करना थी। मैं एक लड़की हूं और अगर लड़की आगे रहकर किसी से बात कर ले तो इज्जत भी जा सकती है। क्या पता वो लड़का मेरे बारे में ये ना सोचता हो, शायद वो दोस्ती करने की गरज से हो और मैं पता नहीं क्या क्या एहसासात उसके लिए पनपा लूं। इसलिए बेहतर ये है कि वक्त पर इस मामलात को छोड़ दिया जाए। वक्त जो करेगा ठीक ही करेगा। उसके बाद मैंने अपनी पुरसुकून नींद पूरी की और सुबह जब उठी तो आज भी वही आलम था जो कल था। आज भी वही तड़प थी बगीचे जाने की। अम्मी के जाने का इंतजार था, लेकिन अम्मी के चेहरे पर जो परेशानी थी वो साफ नुमायां हो रही थी। मुझे पता था वो जानबूझकर मुझे परेशानी के बारे में नहीं बता रही हैं, लेकिन ज़रूर उनकी ज़िंदगी में कोई मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से वो परेशान सी हैं। मैंने अम्मी से कई बार पूछा लेकिन उन्होंने कुछ ना बताया, तो मैंने सोचा हो सकता है मेरी शादी को लेकर चिंता में हो, इसीलिए मैंने दोबारा उनसे नहीं पूछा। आज फिर मुझे बेसब्री से इंतजार था निखत का कि निखत आए और मैं बगीचे जाऊँ। आज निखत टाइम पर आ गई थी, क्योंकि कल मेरे डांटने की वजह से शायद वो समझ चुकी थी कि बगीचा जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल निखत आई और हम बगीचे पहुंच भी गए। बगीचे पहुंचते से ही मैं उस सिमत देखने लगी जहां पर वो लड़का दिखाई देता था, लेकिन अभी तो वहां पर वो नहीं था। बहरहाल हम झूले के पास तक पहुंचे और मैं झूले पर बैठी ही थी और निखत ने पीछे से एक धक्का दिया तो मैं झूला झूलने लगी और फिर अचानक सामने मेरी नज़र पड़ी तो लड़का बहुत करीब तर खड़ा हुआ था। मैंने कहा निखत एक काम कर, अब तू झूले पर बैठ, मैं तुझे झूला देती हूँ। निखत ने शायद नोटिस कर लिया था कि उस लड़के के आते ही मैंने उसे झूला दे दिया है, इसीलिए कहने लगी सब समझती हूँ मैं कि क्यों तू मुझे झूले पर बिठा रही है, ताकि तू आराम से उसे देख सके। मैंने कहा किसे? निखत मुझे ताना मारते हुए बोली वो मजनू जो खड़ा है सामने, तो लैला उसे कैसे ना देखे। मैं सब समझती हूँ तेरी नजरें किधर रहती हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर चांदनी, ये ज्यादा दिन तक यहीं नहीं दिखेगा। आज मैं इसकी खटिया खड़ी कर दूंगी, इसे सही कर दूंगी आज। मैंने कहा तू क्या करेगी? तो निखत बोली रुक, झूला रोक, मैं बताती हूँ तुझे क्या करूंगी। झूला रुकते ही निखत खड़ी हुई और उसे इशारे से अपनी तरफ बुला लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा निखत कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना कर दे या मेरे बारे में उसे कुछ ऐसा ना बोल दे कि मेरी इज्जत ही खराब हो जाए, उस लड़के की नज़रों में कोई कदर ही ना बचे। वो लड़का इशारा पाते ही सीधे तेजी से चलता हुआ हमारी जानिब आ रहा था। जैसे ही वो आया निखत ने उसकी लू उतार दी। निखत बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा पीछा करने की? रोज के रोज यहाँ आकर खड़े हो जाते हो और हमें बुरी नज़रों से देखते हो। वो कहने लगा मोहतरमा आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आप पर कोई बुरी नज़र नहीं डाली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बगीचा हमारा है, मैं निगरानी करता हूँ यहाँ की, कोई आपको देखने नहीं आता। निखत बोली सब जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, बगीचे के बहाने रोज हमको देखने आ रहा है और कह रहा है तुम्हें नहीं देखने आता। ध्यान रखना आइंदा से अगर तू हमारे पीछे या आगे पीछे कहीं दिखाई दिया तो मैं मेरे बाबा को कहकर तेरी खटिया खड़ी करवा दूंगी और तेरे बाप तक भी ये खबर पहुंचवा दूंगी कि अपने बच्चे को लगाम दो। मेरी दोस्त का पीछा छोड़ दे, कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी दोस्त के आसपास भी फटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया ना तू? निखत की बात सुनकर उसका सर शर्म से नीचे झुक गया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने पीछे से निखत का हाथ दबाया तो वो मेरा हाथ झटक कर बोली तू भी चुपचाप खड़ी रहे, तू नहीं जानती ऐसे लड़कों को।
लेकिन मेरी नज़र उस लड़के की तरफ ही थी। उसने अपना जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। निखत जैसे ही पलटी तो उसने कहा मुझे माफ़ करिएगा, और इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला गया और मेरी नज़रें उसे जाते हुए देखती ही रह गई। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया तो निखत बोली, चल चांदनी, यहाँ अब हमारा भी कोई काम नहीं है, हम कल आएंगे। पूरा मूड खराब कर दिया इस बदतमीज लड़के ने। उसके बाद हम दोनों भी घर आ गए। आज जल्दी घर आ गए थे तो वालिदा मुझे घर में देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, इतनी कब से सुधर गई तू चांदनी, आज तू घर में मिल रही है मुझे, क्या बगीचे नहीं गई? निखत अब जा चुकी थी इसीलिए वालिदा हैरान थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, आज हम बगीचे नहीं गए वालिदा, मेरा मन नहीं था। वालिदा कहने लगी, अच्छा है, फिर तो तेरा रोज मन नहीं होना चाहिए ताकि तू उस मनहूस बगीचे में ना जाए। मैं इतना सुनते ही वहाँ से गुस्से में उठकर चली गई और मेरी वालिदा मुझे हैरानी से देखती रही। रात हुई। आज तो भूख के कोई पते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उस लड़के का ख्याल आ रहा था। निखत ने उसके साथ जो सलूक किया था वो बहुत गलत लग रहा था मुझे, क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं था। अगर वो चाहता तो निखत को पलटकर कुछ कह सकता था, लेकिन उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे। आखिर क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़का कौन है और मैं उसकी तरफ इतनी माइल क्यों होते जा रही हूँ कि उसे कोई बुरा भला कह रहा है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वालिदा को कह दिया था कि मुझे भूख लगेगी जब खाना खा लूंगी, इसीलिए बेचारी खाना खाकर सो गई थी और यहाँ मुझे नींद आने को राजी नहीं थी। बस उस लड़के की आंखों में जो आंसू थे वही मुझे बार बार नजर आ रहे थे और मेरा दिल दुखे जा रहा था। मैंने सोच लिया था कल निखत को समझाऊंगी और उस लड़के से माफी मांगी जाएगी, तभी जाकर ये मसला हल होना है। बहरहाल बहुत मिन्नतों के बाद मेरी नींद लग गई और सुबह जब नींद खुली तो वालिदा तो जा चुकी थी काम पर और मैं उठी, चाय वगैरह पी मैंने। उसके बाद मैं सीधा निखत के घर चले गई। आज वक्त से पहले मैं निखत के घर चली गई थी क्योंकि निखत को समझाना भी था। निखत के वहाँ जाकर मैं निखत के रूम में गई तो निखत आज चहचहाती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, अरे मोहतरमा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई, इतनी जल्दी आ गई, क्या बात है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे तुझे कुछ समझाना है। निखत बोली, हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा, निखत, हमने उस लड़के के साथ गलत किया। बेचारा उसने हमारे साथ किया ही क्या था, सिर्फ हमें दूर से खड़े होकर देख ही तो रहा था। और तूने एक बात गौर नहीं की, 2 बार तूने बुलाया तो वो हमारे करीब आया। अगर वो ऐसा वैसा लड़का होता तो पहले ही हमारे करीब मंडराता रहता। ना उसने हमारा कभी पीछा किया है, ताक्कुब किया कि हमारे घर आ गया हो। उसे इतनी बुरी तरह जलील करना अच्छी बात नहीं है। हमें उससे माजरत मांगनी होगी, माफी मांगनी होगी। मेरे को लगा था कि निखत मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन निखत भी शर्मिंदा थी। कहने लगी, चांदनी तू सही कह रही है, मुझे बहुत बुरा लगा उस लड़के के साथ ऐसा करने के बाद। और उसके बाद मैंने भी गौर किया कि उसकी आंखों में तो आंसू थे। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चल तू बगीचे चल, आज हम उससे माफी मांगेंगे। उसके बाद निखत और हम दोनों सीधे बगीचे चले गए। बगीचे में झूले पर बैठे बैठे उस शख्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात थी, आज वो वक्त भी हो चुका था लेकिन फिर भी वो लड़का कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत परवाह हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो बेचारे का दिल टूट गया हो और इसी वजह से वो आज बगीचे आया ही नहीं, ये हमारे आने से पहले ही ताक्कुब करके चला गया हो। बहरहाल हमने बहुत इंतजार किया, यहाँ तक कि शाम तक हम वहीं पर बैठे रहे, लेकिन वो लड़का आज नहीं आया। मुझे बहुत फिक्र होने लगी उस लड़के की। मैंने कहा, निखत देख, मैंने कहा था ना वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। निखत बोली, हाँ यार, मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि हमने उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया है, इस वजह से शायद वो नहीं आया। अब क्या पता वो बगीचे आएगा भी या नहीं। जैसे ही निखत ने ये बात की तो मेरा दिल धक कर रह गया, क्योंकि मैं चाहती थी उससे माफ़ी मांगना और उससे ताल्लुकात बढ़ाना, उससे दोस्ती करना, ताकि मैं उसे अच्छे से जान सकूं। उसकी आंखों ने मुझे कायल कर लिया था खुद का। थक हार कर हम दोनों घर आ गए और मुझे आज और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी क्योंकि आज वो लड़का बगीचे में नहीं आया था। मैं परेशान हाल सी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और मैंने सोच लिया था कि मैं रोज़ बगीचे जाऊंगी और उसे तलाश करूंगी ताकि ये मामला क्लियर हो सके। सुबह हुई, अम्मी गई, उसके बाद मैं निखत के घर गई और निखत को सारा मामला समझा दिया कि हमें उसे ढूंढकर उससे माफ़ी मांगना होगी। अगर आज भी वो बगीचे में नहीं आया टाइम पर तो हम उसके घर की तलाशी करके उसके घर जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। निखत ने बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद निखत और हम दोनों बगीचे चले गए। बगीचे में आज फिर उसका इंतज़ार किया, लेकिन आज वो नहीं आया। तभी हमें बगीचे की साफ सफाई करने वाला शख्स दिखा। मैंने कहा, निखत चल इससे पूछते हैं कि बगीचे के मालिक का घर कहाँ है, ताकि हम इससे कुछ मालूमात हासिल कर सकें। हम बगीचे के देख रेख करने वाले के पास चले गए। उसके पास गए तो उसने हमें घर का पता बता दिया। हम उसके बाद सीधे बताए हुए पते पर पहुँच गए। एक आलीशान हवेली हमारे सामने थी। जैसे ही मुलाजिमों से पूछा तो उसने कहा, मालिक तो अंदर हैं, अगर आपको उनसे बात करना है तो अंदर जाना होगा। जैसे तैसे करके हवेली में भी पहुंच गए और बगीचे के मालिक के सामने अब हम दोनों खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बच्चियों क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? क्या हमारे बाग से कोई फल वल तोड़ना है तुम्हें क्या, या किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया? मैंने कहा, माफ़ी चाहेंगे हम, लेकिन हम यहाँ पर आपके लड़के से मिलने आए हैं। जैसे ही मैंने ये बात कही तो बगीचे का मालिक चौंक गया और कहने लगा, शायद बेटी तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, मेरा तो कोई लड़का ही नहीं है।
जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैंने निखत की तरफ देखा और कहा तो फिर बगीचे में। निखत ने मेरा हाथ दबाया और उसने बात को घुमा दिया। कहने लगी आपका बेटा नहीं बेटी, चलिए हम कल आकर मिल लेंगे उनसे। जैसे जैसे करके हम हवेली से बाहर आए और निखत बाहर आते ही मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी देखा मैंने सही भापा था उसे, वो कोई आवारा किस्म का लड़का ही था। हमें झूठ बोल रहा था कि बगीचे के मालिक का बेटा हूँ। यहाँ तो बगीचे के मालिक का कोई बेटा ही नहीं है। अब बता तू कैसे मान ले कि वो शरीफ घराने का लड़का है। लेकिन इधर मैं तो सुन पड़ गई थी, अगर वो बगीचे के मालिक का बेटा नहीं है तो फिर कौन है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।